तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं स्वतंत्रता बैच 2.0 में, जो कि एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता के लिए बैच लॉन्च किया गया है, इस बैच में प्रवेश लेने के लिए आपको करना होगा हमारे नंबर पर व्हाट्सएप, और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो हमारा नंबर क्या है? 9628959237। तो ये आप सबके लिए एलटी और जेआईसी प्रवक्ता का नया बैच शुरू किया जा चुका है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास ये शुरू हो चुकी है। तो चलिए फटाफट सभी साथी जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लाइक करते जाएं। चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों, आपको उसका जवाब देना है। सवाल है कि वाग्भट एवं हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा? अब देखिए, अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, यानी भाषा का सबसे प्रमुख गुण क्या है कि भाषा घिसते हुए चलती है, पहिए के जैसे। जैसे पहिया घिसते घिसते आपको नया बदल के लगवाना पड़ता है, ठीक वैसे ही भाषा चलती है और घिस जाती है। और जब घिसती है तो सभी भाषाओं का एक अपभ्रंश युग आ जाता है। यानी अगर वो संस्कृत से यात्रा की तो उनके दो भाग हुए, एक तो वैदिक हुआ और एक लौकिक हुआ। लौकिक संस्कृत में ही व्याकरण लिखा गया पाणिनि वाला। फिर लौकिक संस्कृत से आगे जब बढ़े हम तो प्रथम पर प्राकृत आई पाली, फिर द्वितीय प्राकृत आई प्राकृत, फिर हमारा आता है अपभ्रंश। यानी यह सभी भाषाओं की गिरी हुई स्थिति थी। संस्कृत से भाषा यात्रा करते हुए चलती है और वो आके कहां गिरती है? अपभ्रंश पे जाके गिरती है। यानी भारत में जिस क्षेत्र में जो भाषा उस समय प्रचलित थी, उसे क्या कहा गया? उसे अपभ्रंश नाम दिया गया। तो एक राजा थे सूरसेन, श्री कृष्ण भगवान के पूर्वज थे। उनके क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही थी उसके आधार पर एक अपभ्रंश निर्मित हुआ, जिसको हम क्या कहने लगे? सौरसेनी अपभ्रंश कहने लगे। मगध क्या था? मगध राजवंश था और 16 महाजनपदों में भी था। उसी के आधार पर एक जन्म हो गया अपभ्रंश का, जिसे मागधी अपभ्रंश कहा जाने लगा। समझिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? अपभ्रंश का जो काम है वह शुरू कर दिया। यहां से अपभ्रंश का नामकरण हमारे यहां होने लगा। अब इसी तरीके से नामकरण कैसे हुआ, यह तो आपको समझ में आ गया। नामकरण में इसका नाम अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग किया गया। अब वह क्या नामकरण किया गया, यह भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे अब एक आचार्य हुए, इसे एक चीज और कहा गया, क्योंकि इसके बाद से ही आधुनिक भारतीय भाषा का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म हो जाता है। तो इसीलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी भी इस भाषा को, अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, यानी दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा इसे जो कहा गया उसको भी देखेंगे। भर्तृहरि, भर्तृहरि ने क्या कहा इसे? तो भर्तृहरि जो है इसे संस्कारच्युत और भ्रष्ट शब्द से नवाजते हैं। संस्कार च्युत और भ्रष्ट शब्द से नवाजते हैं। कौन? भर्तृहरि महोदय। ब्याडी जो हैं उन्होंने भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग इसका जो मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहां मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहला प्रयोग इसका देखने के लिए मिलता है। अब भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में इसे किस नाम से नवाजते हैं? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र में इसे क्या कहते हैं? विभ्रष्ट कहते हैं, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? विभ्रष्ट भाषा कहते हैं। इसी तरीके से विभ्रष्ट के अलावा इसके और भी नाम हुए। आचार्य दंडी एक हुए, तो आचार्य दंडी ने इसे क्या कहा कि यह आभीरों की भाषा है। किसकी भाषा है? आभीर भाषा है, आभीर जनों की भाषा है न। अभ्रंश जो की तृतीय प्राकृत है। अभ्रंश के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसका नामकरण किया है। अब यहां पर जो सवाल है उसका सही जवाब क्या होगा? 18 का सी लोग जवाब दे रहे हैं ग्राम्य भाषा। तो हेमचंद्र और वाग्भट्ट ने क्या कहा? तो आभीर भाषा तो दंडी ने कहा। देश भाषा किसने कहा था? देश भाषा अवहट्ट को कहा गया था। किसको कहा गया था? अवहट्ट के लिए प्रयोग किया गया था। किसने किया था? विद्यापति ने। देसिल बैना सब जन मिठा, ऐसा कह के। और इस प्रकार से देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है और ग्राम्य भाषा यहां एक बचता है, यानी वाग्भट्ट और हेमचंद्र ने ग्राम्य भाषा कहा। ठीक है, चलिए। किस भाषा को शिलालेखी भी कहते हैं? शिलालेखी। अब देखिए, शिला का मतलब पत्थर की शिला। पत्थर की शिलाओं पर इस भाषा को उत्कीर्ण किया गया। किसने किया? अशोक ने किया। अब अशोक ने किया तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अशोक बौद्धिस्ट हो गए थे एक समय में, यानी बौद्ध धर्म की भाषा प्रथम प्राकृत अर्थात पाली भाषा। तो पाली भाषा को शिलालेखीय भाषा या इसे अभिलेखीय भाषा भी कहते हैं, शिलालेखी भाषा भी कहते हैं, अभिलेखीय भाषा भी कहते हैं। एक सवाल यहां और पूछा जाता है कि इसे भरत मुनि ने क्या कहा है? तो अंतःपुर और अश्व
पालकों की भाषा, अंतःपुर के निवासियों की और अश्वपालकों की भाषा। यह किसने कहा था? तो यह भरत मुनि ने कहा था। किस ग्रंथ में कहा था? तो उन्होंने नाट्य शास्त्र में यह बात कही थी। ठीक है, तो भरत मुनि जो है यह प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने जब यह बात कही अश्वपालकों की भाषा, तो किसी प्राकृत के लिए उन्होंने कहा है। ध्यान रखिएगा, किसी प्राकृत के लिए कहा है, तो उन्होंने मागधी प्राकृत के लिए यह बात कही है। किसके लिए कही है? मागधी प्राकृत के लिए उन्होंने बात किया कि मागधी प्राकृत जो है वह अश्वपालकों और अंतःपुर की भाषा थी। अश्वपालकों और अंतःपुर की भाषा थी। ठीक है, अब जो सवाल बन रहा है, किससे बन रहा है? पाली से बन रहा है, प्रथम प्राकृत से बन रहा है। ठीक है, पाली भाषा के कितने व्याकरण उपलब्ध हैं, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। एक तो सद्य का है, मोगलान का है और कच्चायन का है। अब यहां यह भी पूछा जाता है कि किसने कितनी वर्णों की संख्या बताई है। तो मोगलान ये ज्यादा बताते हैं। कितना बताते हैं? 10 धन 33। कच्चायन कच्चे थे इसलिए 8 धन 33, यानी 41 और 43 यह वर्णों की संख्या बताई जाती है। पाली में कौन से नए वर्णों का प्रयोग होने लगा था जो संस्कृत में देखने के लिए नहीं मिला था? तो पाली भाषा में 2 नए वर्णों का प्रयोग होने लगा था। वह वर्ण कौन थे? ए और ओ। ए और ओ, तो यानी ए और ओ यह दीर्घ था और यह क्या था? ह्रस्व था। जबकि संस्कृत में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ का प्रयोग नहीं होता था। तो 2 नई ध्वनियां यहां हमें पाली भाषा में देखने के लिए मिलने लगती हैं। ठीक है, अब यहां एक और चीज पूछा जाता है कि पाली में कितने वचन, कितने लिंग थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत के अनुसार ही भाषा चल रही थी, तो इसमें 3 लिंग थे और 3 वचन थे। कितने लिंग थे? 3 लिंग 3 वचन थे और 8 लकार थे। 8 लकार थे जिसमें 4 काल और 4 भाव थे। 8 लकार थे जिसमें 4 काल और 4 भाव थे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा, पाली भाषा। पाली में बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए। इसे बुद्ध के वचनों को रक्षित करने वाली भाषा भी कहा जाता है। यहां आपको क्या बताना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें व्यवस्थित करना है? तो फटाफट कमेंट करके बताएं। बहुत आसान सा सवाल है। तो कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले
हम ये देखते हैं कि इसका क्रम क्या होगा, यानी यह बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। आप सब पहले यह बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर हो जाता है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ा जो भाषा का रूप होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा जो रूप होगा वह होगा भाषा। भाषा से छोटा रूप क्या होगा? विभाषा। और विभाषा से छोटा रूप क्या होगा? बोली। और बोली से छोटा रूप क्या होगा? स्थानीय बोली। स्थानीय बोली से छोटा रूप क्या होगा? व्यक्ति बोली। ठीक है। अब यहां क्या है कि बड़ा आ लिखा है, तो बड़ा आ का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो यहां पर क्या है? यह घटते क्रम में है। अब इसे किसमें सीक्वेंस में लाना है? घटते क्रम में। ये घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में जाएगा, तो यानी सबसे छोटा सबसे पहले आ जाएगा ना। तो सबसे छोटा सबसे छोटा रूप जब आएगा तो वो क्या होगा? तो ये आप जरूर याद रखिएगा, आरोही और अवरोही। ये पूछा ही जाएगा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या अक्षर का सबसे छोटे से सबसे बड़े या पहले से अंतिम तक का क्रम। इस तरह से इसको याद रखना है। यानी अगर हम इसे देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रम में इसको रखेंगे, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा व्यक्ति बोली, व्यक्ति से स्थानीय बोली, फिर विभाषा और फिर भाषा आ जाएगा। ठीक है। तो इस अनुसार सबसे छोटी बोली, फिर विभाषा और फिर क्या होगी? भाषा होगी। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे हम एक बोली लेते हैं अवधी। अवधी कहां की बोली है? तो अवधी बोली है इलाहाबाद की। अवधी के बाद का रूप क्या होगा? इससे बड़ा रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगी हमारी पूर्वी हिंदी से, यानी पूर्वी हिंदी हमारी क्या हो गई? विभाषा हो गई। अब पूर्वी हिंदी किससे संबंधित है? हिंदी से संबंधित है, और हिंदी हमारी क्या हो जाएगी? वह भाषा हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्रम हम निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें यहां पर और महत्वपूर्ण है जो हमें जाननी चाहिए। जैसे अगर हम कहें राजभाषा, राज्यभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? तो प्रत्येक राज्य अपनी दो भाषाएं क्या करता है? अपनी दो भाषाएं वो निर्धारित करता है। प्रत्येक राज्य की अपनी स्वयं की दो भाषाएं होती हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू वहां की दो स्टेट लैंग्वेज हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करें तो संस्कृत और हिंदी वहां की राजभाषा है। राज्य भाषा होगी यानी स्टेट लैंग्वेज। राजभाषा की बात करें तो प्रत्येक देश की कामकाज करने की अपनी एक भाषा होती है। तो हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा है। अगर आपसे कोई कहे कि भारत में हिंदी की क्या स्थिति है, एक बार लाइक आप सब फटाफट बढ़ा दीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि हिंदी की भारत में क्या स्थिति है, तो आप जवाब देंगे हिंदी की भारत में स्थिति है राजभाषा की। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? एक बड़ा सवाल आ गया कि भैया राष्ट्रभाषा भारत की क्या है?
तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ना तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, ना ही भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है, और ना ही भारत के कोई राष्ट्रपिता हैं। आप कहेंगे गुरुजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हम उसी को कह रहे हैं जो संविधान के द्वारा माना गया है। तो संविधान में कोई भी राष्ट्रपिता नहीं है, कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, और ना ही संविधान में किसी राष्ट्रभाषा का वर्णन किया गया है, और ना ही संविधान में किसी राष्ट्र कवि का वर्णन किया गया है। अब ये हमारी मान्यताएं हैं, हमने मान लिया। इस तरीके से कोई भी राष्ट्र कवि नहीं है। संविधान के अनुसार भारत का कोई राष्ट्र कवि नहीं है, संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान के अनुसार भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। यह सब हमने क्या कर लिया है? अपने से मान लिया है, हमने उसको स्थापित कर लिया है। यानी राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है संपर्क भाषा। क्या होता है? संपर्क भाषा। यानी पूरे देश के लोग आपस में जिन भाषाओं में बात करें, या जिस भाषा से आपस में बात करें, वह भाषा राष्ट्रभाषा होती है, और उस भाषा को लेकर पूरे देश में मान्यता हो, कोई विरोध न हो। इस तरह से भारत की कोई भाषा नहीं है जो लोगों के संपर्क की भाषा हो और उस भाषा को लेकर कोई विरोध न हो। इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी केवल राजभाषा के तौर पर यहां पर स्थापित है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और कैटेगरियां बन गई। एक कैटेगरी बन गई जिसे हम विभाषा कहते हैं। तो बड़ा सवाल है कि विभाषा हम किसे कहेंगे भैया? तो विभाषा का मतलब होता है विशिष्ट भाषा। विभाषा का मतलब क्या होता है साथी? विशिष्ट भाषा। अब विशिष्ट भाषा का मतलब क्या होता है कि जिस भाषा में दो गुण हो। दो गुण कौन कौन सा होना चाहिए? कि अपना साहित्य होना चाहिए उसका, या अपना साहित्य होना चाहिए, और उसका अपना व्याकरण होना चाहिए। अब किसी भाषा का अपना साहित्य भी है और अपना व्याकरण भी है तो वो विभाषा हो जाएगी। अब जैसे हम ले ले अवधी भाषा को, तो अवधी भाषा का क्या है भाई? अपना व्याकरण भी है, अपना साहित्य भी है। हम ले ले साथी ब्रज भाषा को, हम ले ले खड़ी बोली को। ये सब क्या है? ये सब विभाषाएं हैं, विशिष्ट भाषाएं हैं। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम यह कह दें कि भाई हरियाणवी बता दीजिए, तो हरियाणवी जो है वह विशिष्ट भाषा नहीं है। या हम यह कह दें कि जो रीवाई भाषा है, रीवाई को कर लें, तो रीवाई जो है यह भी विशिष्ट भाषा नहीं है। यानी जिसका अपना व्याकरण भी हो और अपना साहित्य भी हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? विशिष्ट भाषा कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्द आपके लिए आया व्यक्ति बोली। तो व्यक्ति बोली क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी बोली होती है। अब मान लीजिए कोई स्टाइल से बोलने लगे तो वह उसकी व्यक्ति बोली हो गई। अब बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बोली बन गई। उससे ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया तो विभाषा बन गई। उससे ज्यादा लोगों ने स्वीकार कर लिया तो वह भाषा बन गई। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? आर्यों की वाहक भाषा रही है, बताइए। अब यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यों की वाहक भाषा। आर्य क्या करने आए भारत में? तो ये घुमंतु लोग थे, और पहले के लोग घुमंतु थे ही, एक दूसरे स्थान पे जाते थे क्योंकि सुख सुविधाएं इस तरह से नहीं हुआ करती थी, तो वो जीवन यापन के लिए अच्छी जगह खोजने के लिए वो जाते थे। उसके पीछे का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि पहले क्या था कि सभी लोग क्या करते थे? सभी लोग की अपनी गुफा होती थी। क्या होती थी? अपनी गुफा होती थी। मान लीजिए मेरी गुफा हो गई। आज मैं आया, बढ़िया यहां पर शिकार किया, और शिकार करने के बाद अब इस गुफा में सोया, और कल फिर इस गुफा से निकल गया, फिर इस गुफा में आया, सोया, और जिस गुफा में सो रहा हूं वहां पर कुछ सिंबल वगैरह जाके बना दिया। अब क्या हो गया? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इसमें क्या था कि यहां पर पिता का पता नहीं होता था, क्योंकि ज्यादातर समाज मातृसत्तात्मक थे, और पुरुष जो होता था वो आखेट करने जाता था, तो उसके लौट के आने की संभावना कम रहती थी। ऐसे में परिवार कौन संभाले? इसलिए मातृसत्तात्मक परिवार थे।
और परिवार जैसी संस्था का जन्म नहीं हुआ था, तो किसका बच्चा है यह भी नहीं मालूम चलता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब परिवार का कॉन्सेप्ट बढ़ा और परिवार के कॉन्सेप्ट को बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर अपनी संपत्ति की भावना आई। क्या आई? अपनी संपत्ति की भावना आई। यानी उन्होंने कहा कि अब ये गुफा मेरी है। उसके बाहर उन्होंने क्या किया, ऐसे कोई एक चिन्ह बना दिया और कहा कि ये मेरी गुफा है, अब इस गुफा के आसपास कोई मत आइएगा। और उन्होंने अपनी एक पत्नी कर लिया और उससे बच्चे हो गए और उन्होंने गुफा का सिंबल बना दिया कि भाई इसके पास का आसपास कोई दिखाई देगा तो खोपड़ी तोड़ देंगे। तो इससे क्या हुआ कि संपत्ति का भी विकास हुआ, पारिवारिक संस्था का भी जन्म हुआ, यानी लगाव हो गया। भावनात्मक संबंध के आधार पर परिवार का जन्म हुआ। तो भावनात्मक संबंध जब नहीं था तब परिवार नहीं था, यानी भावनात्मक संबंध के आधार पर परिवार का जन्म हुआ और उस परिवार के जन्म के कारण संपत्ति की आवश्यकता पड़ी और इसलिए गुफा पर कब्जा होने लगा। इस प्रकार से मानवों ने अपना विकास किया। अब जब मानव ने विकास किया तो इसी विकास की कड़ी में घुमंतु था, हर जगह घूमता रहता था। आर्य भी घूमते घूमते भारत में आए। तो ये जो भारत में आए तो इनका काम क्या था, ये अपनी बातचीत को किस भाषा में करते थे? संस्कृत भाषा में करते थे। और संस्कृत भाषा जो है वो काफी कुछ कहां से मिलती है? ईरान से मिलती है, क्योंकि वो लोग कहां से आए थे? ईरान, मध्य एशिया से आए थे। और वहां की एक भाषा थी जिसे हम क्या कहते हैं? अवेस्ता भाषा कहते हैं। तो बहुत कुछ फोनेटिक्स, बहुत सारी ध्वनियां, बहुत सारा चीज हमारा अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा किस प्राचीन भाषा के समान है या किसके समीप है, समान तो नहीं कह सकते हैं, समीप कह सकते हैं, तो संस्कृत भाषा जो है वह अवेस्ता भाषा के बहुत कुछ समीप है, बहुत करीब है। यानी बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ जो है वो अवेस्ता भाषा से मिलता है। और इसी अवेस्ता भाषा में जिंदेवास्ता ग्रंथ भी लिखा गया। तो संस्कृत जो भाषा करीब है, किसके करीब है? अवेस्ता के करीब है। तो ये जो लोग आते हैं ये संस्कृत में अपना कामकाज करते हैं। आर्य मूलतः कहां के निवासी थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भैया आर्य रहने वाले कहां के थे? तो आर्य जो है यह मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है। अब भाषा में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसमें कोई कहने की दिक्कत ही नहीं है, संस्कृत है। अब संस्कृत का जो समय है इसमें भी विवाद है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से इसका समय 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और कुछ लोग 2000 ईसा पूर्व से 500 तक मानते हैं और कुछ लोग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं संस्कृत का समय। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहां की? अब यह सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर सवाल आता है ऋग्वेद की रचना, तो वास्तव में जो वेद है, वेद क्या है? इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सुनने की परंपरा में चला। हमने अपने शिष्यों को 2-4 ऋचाएं रटा दी, उन्होंने अपने शिष्यों को 2-4 ऋचाएं रटा दी और ये परंपरा चलती रही। सबने अपने अपने शिष्यों को ऋचाएं रटाई, यानी ये सुनने की परंपरा में आगे बढ़े, श्रुति परंपरा में आगे बढ़े, इसीलिए इनको श्रुति कहा गया, श्रुति सम्मत वाणी कहा गया। अब श्रुति परंपरा में बढ़े तो ये जो ऋग्वेद थे, यानी रचना का मतलब यहां क्या हो गया? इन संकलन कह सकते हैं आप, इसे क्या कह सकते हैं? संकलन कह सकते हैं। तो ये लोग जब आते हैं तो सबसे पहले कहां आते हैं? ये नदी होती है, जिस नदी का नाम क्या था? सिंधु नदी था। अब यहां आए तो कहे कि हम कहां पर पहुंचे हैं? तो भारत के लोगों ने कहा भैया आप सिंधु नदी किनारे हैं। तो ये लोग क्या करते थे? फोनेटिक्स इनका जो था, ईरान से आए थे, तो इनका फोनेटिक्स जो था वो काफी कुछ, यानी इनकी ध्वनि जो थी वो अवेस्ता से मिलती जुलती थी। तो अवेस्ता से मिलती जुलती थी तो सिंधु का इन्होंने हिंदू सुना और हिंदू से क्या हो गया? हिंदी, हिंदी खोते हुए हिंदी शब्द बन गया, यानी इन्होंने इस तरह से हिंदी को जन्म दे दिया। तो सिंधु के किनारे आए तो सिंधु के किनारे यानी जो हमारा पंजाब प्रांत था, जिसको क्या कहा जाता था? 5 नदियों का जो क्षेत्र था, तो उसी जो नदी वाला क्षेत्र था उसी नदी वाले क्षेत्र में आए, बढ़िया बैठे बैठे और वहीं पर इन्होंने रहना चालू कर दिया। तो आर्यों ने जो ग्रंथ लिखा, आर्यों का जो ग्रंथ लेखन हुआ वो कहां हुआ? पंजाब क्षेत्र में हुआ। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? ये फटाफट कमेंट करके बताइए आप सब। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द
अब इसका मतलब क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम या श्रेष्ठ होता है वह व्यक्ति जो नियमों को खूब मानता है। सर, संस्कृत भी भारत की भाषा नहीं है क्योंकि आर्य भारत के नहीं थे। हाँ, अब देखिए, आप ये कहेंगे कि आर्य भारत के नहीं थे, तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो ये आर्य प्रदेश है, आर्याव्रत जो है, इसकी सीमा कहां से कहां तक थी? तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आर्याव्रत की सीमा आप देखिए तो वो अफगानिस्तान में मिलती है, वो पंजाब में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, ईरान तक जाती है उसकी सीमा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उस समय का जो भी दायरा था वो थोड़ा सा अलग था। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, धर्म एवं नियमों के प्रति जो निष्ठावान व्यक्ति है। धर्म एवं नियमों के प्रति निष्ठावान, धर्म के नियमों के प्रति जो बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? आर्य कहेंगे। अगला सवाल, जंबावती विजय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए फटाफट बताएं। अब यहां पर पतंजलि, पाणिनि, हेमवन और स्वयंभू ये आपके ऑप्शंस हैं। पाणिनि, हेमचंद्र, फटाफट बताएं। तो ये जंबावती जो थी, ये हिंदू भगवान कृष्ण की दूसरी अष्टाभार्या हैं और ये जंबावान की इकलौती पुत्री थी। कृष्ण से उन्होंने जब विवाह किया तब उन्होंने चुराई हुई सम्यांतक मणि को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके पिता जंबावान जो थे उनको पराजित कर दिया था। तो यह ग्रंथ उसी से संबंधित है। पर डे मैं आपको एक सवाल देता हूं कि आप लोग एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन मैं इसका जवाब अभी आपको बता रहा हूं। स्वयंभू नहीं है, हेमचंद्र नहीं है, पतंजलि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि महोदय ने इस ग्रंथ की रचना की और यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। क्या है? उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल, पाताल विजय है, यहां पालात विजय उठा है। पाताल विजय किसकी रचना है? पाताल विजय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यह अब अगर हिंदी में चले तो यह हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। और इसका विधा क्या है? नाटक है। कहां पर? हिंदी में। तो हिंदी में तो पाताल विजय हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। ठीक है, लेकिन अब यह ग्रंथ जो है वह संस्कृत में है, तो इसका जवाब बदल जाएगा। अब ये जंबवती विजय और पाताल विजय दोनों ग्रंथों के जो रचनाकार हैं वह पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार को यानी पाताल विजय ये रचना प्राप्त नहीं होता है।
इसका नाम साधु ने रुद्रट के काव्यालंकार में अपनी टीका भी लिखा है और ये संस्कृत के पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, तो यह रचना भी प्राप्त नहीं होती है। दुरूप कोश किसकी रचना है? दुरूप कोश यह रचना किसकी है? प्रश्न बताइए कैसे लग रहे हैं? दुरूप कोश किसकी रचना है? फटाफट बताइए। अब देखिए, एक रचना इसी तरीके की मिलती है 10 रूपक, जो कि दंडी की रचना है। अब यह रचना दुरूप कोश है। इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। एक सवाल में पर डे आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला सवाल, पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। अब उन्होंने क्या किया? नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, नटराज राजो, जो नटों में भी राजा हैं, नटराज हैं, उन्होंने अपने डमरू से नव पंचबारम, उन्होंने नव पंच बजाया, यानी कि 14 बार बजाया। और उन 14 बार बजाने के बाद क्या मिला? 14 वर्ण मिले। क्या मिले? 14 वर्ण मिले। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही क्या किया गया? माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही उन्होंने संस्कृत वर्णमाला का निर्माण किया। ठीक है, अब इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। और प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होती है? प्रत्याहारों से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे हमने लिखा अ ई उ री री क, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये 2 प्रत्याहार यहां पर लिख दिए, मतलब 2 वर्ण। अब यहां पर जो भी व्यंजन है वो सब क्या रहते हैं? हलंत रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2-3 सूत्र आता है। एक सूत्र आता है हलंत्यम। क्या सूत्र आता है? हलंत्यम। और एक होता है इत संज्ञा। ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी जब भी आप प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे, जब भी आप प्रत्याहार बनाएंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। क्या पूछेगा? अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पहला वर्ण है वहां से शुरुआत करनी है और जो अंतिम वर्ण है वहां तक आपको लेना है। यानी अक में अ से लेके क तक के वर्ण आएंगे। और इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हलंत वर्ण है वो क्या कहेंगे? हलंत्यम से उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, यानी लूले लगड़े लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी जो पूरा पूरा है, जो स्वर के साथ है, तो जो स्वर के साथ है उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जो स्वर है। तो हम क्या करेंगे? हलंत को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अ ई उ री और री। अब आप देखें कि जिनको प्रत्याहार बनाना आ जाएगा फिर वो क्या करेगा? वो संस्कृत की संधियां सॉल्व कर पाएगा। तो इसी से एक सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अकः सवर्णे दीर्घः। अगर आपने संस्कृत की वर्णमाला पढ़ ली और संस्कृत वर्णमाला के बाद आप प्रत्याहार बनाना सीख गए, फिर आप संधि बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि संधि भी उसी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपसे पूछेगा कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या सवाल पूछेगा? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं।
बताइए कितने लोग जवाब दे रहे हैं, फटाफट दीजिए। किस प्रत्याहार में, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? आपको जवाब देना है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। तो यहां पर एक जवाब आया है हल में। अमृता जी थोड़ा सा सोच लीजिए, हल में क्या आएगा? तो मान लीजिए मैं हल लिख ले रहा हूं, हल लिख लिया मैंने, तो हल में क्या आता है कि सभी स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। और अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह से प्रत्याहार बनाना आ गया तो समझिए सारा काम आपका खत्म हो गया। यानी अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे और हल प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे? सभी व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे मान लीजिए आपका एक सूत्र आता है आदेंग गुणः। संस्कृत में एक सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है? आदेंग गुणः। अब पूछेगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? सर हल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। अच्छा, आपसे पूछेगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? अब देखते हैं कौन साथी बता पाता है। जो आज बता देगा उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। अगर आपसे पूछे कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, अगर आपको पूछा जाए कि गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है, हां, तो इसका सूत्र ही है आदेंग गुणः, एंग प्रत्याहार। अब उसमें एक शब्द आ जाएगा आपका, क्या? एंग प्रत्याहार। तो बस हम ऐसे ही जान जाएंगे कि यहां पर क्या होगा। तो प्रत्याहार जिसको मालूम रहेगा वही क्या कर पाएगा? वही इसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। पाणिनि की माता का नाम क्या था? पाणिनि, यहां गलत लिखा है, पाणिनि होगा। पाणिनि की माता का नाम क्या था? बताइए। अब इनका जो जन्म माना जाता है वह कब माना जाता है? तो लगभग 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व पाणिनि का जन्म माना जाता है। और ये भारत के उत्तर पश्चिम गांधार में इनका जन्म होता है। कहां होता है? गांधार में इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम अष्टाध्यायी है। और इनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी था। इनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी था। अच्छा, अब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। ठीक है, क्या नाम था उसका? अष्टाध्यायी था। अब अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उसमें व्याकरण का वर्णन किया गया। और इसमें कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है। इसमें कितने धातुओं का वर्णन किया गया है? तो 10 गण हैं। इसमें 10 गणों का वर्णन किया गया है और लगभग 2000 धातुओं का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। अब यहां पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी से कात्यायन का क्या संबंध है? अष्टाध्यायी से
कात्यायन का क्या संबंध है? कात्यायन का क्या संबंध है? अब देखिए, जो उस समय ग्रंथ लिख दिए जाते थे, उस ग्रंथों में कुछ ना कुछ चीजें छूट गई हैं या उसमें अस्पष्टता रह गई है, तो उसको पूर्ण करने के लिए क्या लिखा जाता था? वार्तिक लिखा जाता था। तो अष्टाध्यायी पर क्या लिखा गया? वार्तिक लिखा। किसने लिखा? कात्यायन ने लिखा। वार्तिक का मतलब है कि जैसे इन्होंने कोई सूत्र लिखा कि अकासवर्णे दीर्घा, अब इसको समझने में कुछ मतलब असहजता हो रही है या लग रहा है कि इसमें एक सूत्र और जोड़ दे तो स्पष्ट हो जाएगा, तो कुछ चीजें जो छूट गई थी लिखने से, लेखन में, उसी में से कुछ वार्तिक लिखे गए। इसीलिए कुछ वार्तिकों से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अब पतंजलि ने क्या लिखा? उस पर भाष्य लिखा। पतंजलि ने क्या लिख दिया? इस पर भाष्य लिख दिया। पतंजलि ने भाष्य लिख दिया और उस ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रख दिया? महाभाष्य रख दिया। महाभाष्य। तो महाभाष्य जो है वह क्या है? महाभाष्य समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना और आलोचना है। लेकिन वार्तिक जो है वह उसका अलग अर्थ होता है, यानी उसमें कुछ श्लोक, कुछ सूत्र जोड़े जाते हैं। और जो महाभाष्य होता है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें केवल आपको अर्थ समझाया जाता है, स्पष्टीकरण ही दिया जाता है। ठीक है। राजशेखर ने एक सूक्त लिखा जिसमें वो लिखते हैं, नमः पणिनये तस्मै अस्माद वीरभूदहि आदौ व्याकरणम काव्यमनुजंबावती जयतम। यानी पाताल विजय जो रचना लिखी गई वह इनके द्वारा ही लिखी गई है। पाताल विजय जो रचना है इनके द्वारा ही लिखी गई है। और इसका वर्णन कौन करते हैं? राजशेखर करते हैं। लेकिन यह ग्रंथ आज प्राप्त नहीं है, इस ग्रंथ को हम नहीं पाते हैं। अब पाताल विजय जो रचना है, अच्छा क्षमा करिएगा मैंने गलत बता दिया। पाताल विजय जो रचना है और जो रचना एक जाम्बवती विजय है, ठीक है, जाम्बवती विजयम। अब इसको समझ लीजिए, दोनों ग्रंथों की चर्चा किसने किया था, क्योंकि अभी अभी ये सवाल हम लोगों के सामने से गुजरा है। अब यहां पूछेगा कि पाताल विजय किसकी रचना है, तो पाताल विजय जो रचना है यह इन्हीं की है। अब यह नाम साधु जो है इन्होंने इसका वर्णन किया है और इन्होंने राजशेखर ने जाम्बवती विजयम की चर्चा की है और नाम साधु ने पाताल विजय की चर्चा की है। और रुद्रट की काव्यालंकार की टीका, ठीक है, जो नाम साधु ने क्या किया है, रुद्रट के काव्यालंकार की टीका। तो रुद्रट ने क्या किया, काव्यालंकार की जो टीका थी उसी टीका में किसने लिखा, नाम साधु ने लिखा। उसी में किस ग्रंथ की चर्चा की है, पाताल विजय की। और पाताल विजय ग्रंथ किसका बताया है, तो पाताल विजय जो ग्रंथ बताया है वह पाणिनि का बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाणिनि के पिता का नाम क्या था, पाणिनि के पिता का नाम क्या था। यह सब संस्कृत में पूछा जाएगा। तो देखिए पाणिनि के गुरु का नाम क्या था, उपवर्ष गुरु थे। पिता का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था पणिन, पिता थे पणिन और उपवर्ष कौन थे, इनके गुरु थे। दाक्षी
कौन थी इनकी? माता थी। जन्म कब हुआ था? गांधार प्रदेश में 700 ईसा पूर्व, ईस्वी के 700 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब इनके विषय में जो जानकारी मिलती है वह पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में उनके वंश के विषय में जानकारी मिलती है। पाणिनि के व्याकरण में मुनित्रय का उल्लेख है। मुनित्रय में कौन आते हैं? मुनि, अब आप देखेंगे तो यह सवाल पूछा जा चुका है कि मुनित्रय में कौन आता है। साथियों, अगर आप हमसे एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें प्री और मेंस के अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई चैप्टर पूरा होने के बाद जैसे भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं भाषा विज्ञान की, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, रिवीजन भी करवाया जाएगा इसी माध्यम से, और आपको मेंस राइटिंग का भी मौका मिलेगा, स्किल भी बताई जाएगी। नया बैच है स्वतंत्रता बैच। व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर और आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अब मुनित्रयम का मतलब क्या है? तीन महान विद्वान। तो एक तो हमारे पाणिनि हो गए, दूसरे हमारे कात्यायन हो गए, और तीसरे जो हो गए हमारे पतंजलि हो गए। ये तीनों विद्वान जो हैं यह मुनित्रय में आते हैं। अब देखिए पाणिनि ने क्या किया, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी लिखा। अब इस अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। और इन्होंने इस पर क्या लिखा? भाष्य लिखा। यानी तीनों लोग क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इन्होंने भाष्य लिखा है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इन्होंने संस्कृत व्याकरण को समझने में व्यवस्थित ढंग से नियम बनाए कि संस्कृत व्याकरण को आप अच्छे से समझ सकें, और इसीलिए इन्होंने जो व्यवस्थित ढंग से ये सारी चीजें स्थापित की वो महत्वपूर्ण है। अब ये जरूर याद रखिएगा कि वार्तिक और भाष्य में अंतर क्या होता है। वार्तिक और भाष्य में अंतर क्या होता है यह आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। तो वार्तिक अगर आपको मालूम है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। समझा देते हैं। अब मान लीजिए वार्तिक का मतलब होता है कि कोई सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या करनी है। तो सूत्र की व्याख्या करने में कोई सूत्र अपने से निर्मित कर दिया जाता था, या कोई श्लोक अपने से लिख दिया जाता था कि यह चीज स्पष्ट हो जाए, यह चीज पूर्ण हो जाए। तो किसी की व्याख्या करते समय, किसी को स्पष्ट करते समय अपने से कुछ सूत्र जोड़ देने की जो परंपरा थी वह वार्तिक के रूप में आती है। यानी उपयुक्त सभी। पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम से किसने लिखा है? तो अभी हम लोगों ने देख लिया था पतंजलि ने। अब देखिए टीकाओं का जो युग है, कुछ सरल कर दिए। अच्छा, अब यहां ध्यान रखिएगा, एक सवाल यहां और पूछा जाएगा कि देखिए आप सब देर से सो के जागते हैं। टेक्निकल नंबर है 83 18 48 92 91। कोर्स खत्म हो गया होगा तो क्लास नहीं मिलेगी, कोर्स नहीं खत्म हुआ होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या बताइए। पेड स्टूडेंट के लिए यह नंबर है। ठीक है, चलिए। काशिका नाम से अष्टाध्यायी की टीका किसने लिखा? टीकाओं से बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, कि अष्टाध्यायी पर कौन कौन सी टीका लिखी गई। जैसे जयादित्य और वामन, जयादित्य
और वामन ने मिलकर अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी, जिस टीका का नाम क्या था? काशिका टीका था। अब आप चाहे एलटी ग्रेड का पेपर देख लें, जीआईसी प्रवक्ता का देख लें, या टीजीटी 2021 का पेपर उठा के देख लें, उसमें टीकाएं खूब पूछी जा रही हैं। तो जयादित्य और वामन ने मिलकर क्या लिखा? एक टीका लिखी जिसका नाम है काशिका। ठीक है। अब महाभाष्य पर भी एक टीका लिखी गई है, महाभाष्य दीपिका। महाभाष्य दीपिका यानी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा पतंजलि ने, और महाभाष्य दीपिका उस पर टीका लिखा। महाभाष्य पर जो टीका लिखी गई, यह किसने लिखी? यह लिखी है भर्तृहरि ने। किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। महाभाष्य प्रदीप, महाभाष्य प्रदीप। अब यह महाभाष्य पर एक टीका लिखी गई, जिसको किसने लिखा है? कैयट ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाभाष्य प्रदीप, कैयट ने महाभाष्य की टीका लिखी। ठीक है। तो टीकाओं पर टीकाएं यहां पे कह सकते हैं कि महाभाष्य पर भी बहुत सारे टीकाएं लिखी गई हैं। तो महाभाष्य पर दीपिका टीका किसने लिखा? भर्तृहरि ने। महाभाष्य प्रदीपा किसने लिखा? कैयट ने लिखा। और काशिका के नाम से जयादित्य और वामन ने लिखा है। काशिका में कुल कितने अध्याय हैं, यह भी देख लीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल आया हुआ है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी अब स्वाभाविक है कि टीका आप जिस पे लिखेंगे जितना रहेगा उस पे ही होगा काम। यानी अष्टाध्यायी पर ही है और प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। ठीक है। तो सभी 8 अध्याय जो हैं, सभी 8 अध्यायों को यह क्या करती है? कवर करती है। काशिका के प्रथम और 5 अध्यायों को किसने पूर्ण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 5 अध्यायों को किसने पूर्ण किया? को किसने पूर्ण किया? अगर नए सवाल मिल रहे हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। रात ज्यादा हो गई है, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है। तो यहां पर 1 से 5 तक जयादित्य ने और 5 से 8 तक वामन ने, ऐसा भी वर्णन मिलता है। ठीक है। अब यहां पर एक वंश परंपरा अगर इनकी बनती है, एक वंश परंपरा भी इनकी पूछी जा सकती है कि क्या अष्टाध्यायी की वंश परंपरा क्या रही है? वंश परंपरा किसकी? अष्टाध्यायी ग्रंथ की वंश परंपरा क्या रही है? तो देखते हैं क्या परंपरा रही है।
अष्टाध्यायी, काशिका, न्यास, तंत्र प्रदीप, तंत्र प्रदीप, उद्योतन और प्रभालोक। यह इस ग्रंथ की एक वंश परंपरा कही जा सकती है। अब यहां देखिए, काशिका जब लिखी गई तो यह भी बहुत कठिन हो गई। काशिका जो है यह जब लिखी गई तो यह भी कठिन थी, इसको भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो जिनेन्द्र बुद्धि एक व्यक्ति थे, जिनेन्द्र बुद्धि। तो जिनेन्द्र बुद्धि ने एक काम किया कि चलो यार इसको और आसान बनाते हैं, और उन्होंने काशिका विवरण पंजिका लिखा। काशिका विवरण पंजिका लिखा। क्या लिखा? जिनेन्द्र बुद्धि ने काशिका को आसान बनाने के लिए काशिका विवरण पंजिका नाम की एक टीका लिखा। और इसी का एक प्रचलित नाम है, इसी का एक दूसरा नाम है न्यास। यह क्या है? प्रचलित नाम है। यानी आपसे पूछा जाए कि काशिका पर टीका किसने लिखा, तो जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा काशिका विवरण पंजिका, और जिसका दूसरा नाम क्या है? न्यास दूसरा नाम है। ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब जो न्यास ग्रंथ था इसको आसान बनाने के लिए एक ग्रंथ और लिखा गया। क्या लिखा गया? तंत्र प्रदीप। क्या लिखा गया? तंत्र प्रदीप लिखा गया। और यह तंत्र प्रदीप ग्रंथ किसने लिखा? मैत्रेय रक्षति ने लिखा। मैत्रेय रक्षति ने लिखा। यानी समझिए, अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखा? जयादित्य वामन ने लिखा। काशिका पर किसने लिखा? जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा। क्या लिखा? न्यास लिखा। न्यास पर टीका किसने लिखा? मैत्रेय रक्षित ने लिखा। मैत्रेय रक्षित ने क्या लिखा? तंत्र प्रदीप लिखा। ठीक है। और तंत्र प्रदीप टीका जो है, इसको स्पष्ट करने के लिए नंदन मिश्र ने, इसको स्पष्ट करने के लिए नंदन मिश्र ने एक और टीका लिखा, और उस टीका का नाम क्या है? उद्योतन टीका। क्या नाम है? उद्योतन टीका। ध्यान रखिएगा, इस टीका का नाम क्या है? उद्योतन टीका है, जो इसको स्पष्ट करने के लिए लिखी गई। और इसको भी स्पष्ट करने के लिए आलोक और वृत्तीय तंत्र प्रदीप टीकाएं लिखी गई। यानी उद्योतन टीका पर एक आलोक टीका भी लिखी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर टीकाओं की वंश परंपरा क्या है, किस तरीके से ये आगे बढ़ी है, तो टीका पर टीका जो लिखी गई है यह आपसे पूछा जा सकता है, जो अभी मैंने आपको इसके पहले लिखकर दिखाया था। ठीक है। तो चलिए एक बार आप सब बता दीजिए, आज की क्लास कैसी लगी? मजा आया कि नहीं आया? कुछ नए सवाल मिले कि नहीं मिले? पढ़ना पढ़ाना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9628959237 पर। फिर आपसे स्वतंत्रता बहस में मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।